हेलो स्टूडेंट्स, मैं वर्षा स्वागत करती हूँ आप सभी का स्टडी रिजल्ट में। आज जो हम शुरू करने जा रहे हैं वो है वीकली करंट अफेयर, जो आपके आने वाले सभी एग्ज़ाम के लिए सहायक सिद्ध होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, क्वारिकोस मित्सोकी को किस देश का प्रधानमंत्री चुना गया है। अगर आपको पता हो तो ये फ़िलहाल काफ़ी ट्रेंड में है एंड अभी अभी ये हुआ है। तो आप 2 मिनट लीजिए और ज़रा सोचकर आंसर दीजिए। जी हाँ, इसका जवाब है ग्रीस। चलिए डिटेल में देखते हैं। क्वारिकोस मित्सोताकी ने बहुमत हासिल कर लिया है और उन्हें ग्रीस के प्रधानमंत्री के रूप में दूसरे कार्यकाल के लिए फिर से चुना गया है। लगभग 96% वोटों की प्रारंभिक गणना के आधार पर मित्सोताकिस के नेतृत्व में न्यू डेमोक्रेसी ने 40% से अधिक वोट हासिल किए हैं, जिससे उन्हें संसद की कुल 300 सीटों में से न्यूनतम 158 सीटों की गारंटी मिली है। अब आप देख सकते हैं ये पूर्ण बहुमत से विजय घोषित किए गए हैं। चलिए अगला, आईएमडी के वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक में भारत का स्थान कौन सा है। आपको अभी पता हो ये रिपोर्ट अभी अभी जारी हुई है। हाँ बिल्कुल जी, इसका आंसर है 40वीं रैंक। 2023 के वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक में 64 अर्थव्यवस्थाओं में डेनमार्क, आयरलैंड और स्विट्जरलैंड को शीर्ष 3 में नामित किया गया है। इसी सूचकांक में भारत को 40वें स्थान पर रखा गया है। 2023 आईएमडी विश्व प्रतिस्पर्धात्मक रैंकिंग विश्व प्रतिस्पर्धात्मक केंद्र द्वारा लगातार 35वें वर्ष प्रकाशित की गई है। अगर ये देखा जाए तो ये रिपोर्ट किस चीज़ से रिलेटेड होती है, ये होती है बाज़ारों में जो पहुंच होती है और जो व्यापारिक भागीदारी होती है उस चीज़ से रिलेटेड। हमारा तीसरा क्वेश्चन है, किस गुट ने सॉलिडेरिटी एक्सरसाइज नामक संयुक्त सैन्य अभ्यास आयोजित किया है। जिसका आंसर है आसियान। आसियान जिसकी फुल फॉर्म है दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्रों का संगठन। बताना चाहूँगी इसका हेडक्वार्टर जकार्ता में और इसकी स्थापना 8 अगस्त 1967 में बैंकॉक में हुई थी। फिलहाल इसके 10 मेंबर हैं, जिनके नाम आप यहाँ देख सकते हैं, इंडोनेशिया, वियतनाम, मलेशिया, ब्रुनेई, फिलीपींस। हमारा अगला क्वेश्चन है, किस संगठन ने भारत में बहुविषयक शिक्षा और अनुसंधान के लिए 2.55.5 मिलियन अमेरिकी डॉलर का ऋण स्वीकृत किया है। तो इसका जवाब मैं आपको बताना चाहूँगी, वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक की बारे में बात करें तो इसकी स्थापना 1944 में आईएमएफ के साथ मिलकर की गई थी। वर्तमान में इसके 189 देश सदस्य हैं और भारत भी इसका सदस्य है। वर्ल्ड बैंक द्वारा जो पहले रिपोर्ट जारी की जाती थी वो थी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, जो कि फिलहाल के लिए बंद कर दी गई है। अभी ये अपनी 2 रिपोर्ट जारी करता है, वो है एक तो मानव पूंजी सूचकांक और एक वर्ल्ड डेवलपमेंट। बाकी देखिए, हमारा अगला क्वेश्चन है, यूटा पर्वत जो तरबूज बर्फ के लिए खबरों में देखा गया है किस देश में स्थित है। अभी ये काफ़ी ट्रेंड में है और जो ये बर्फ है इसके जो रंग है वो हल्का लाल नज़र आ रहा है, जिसका अगर मुख्य कारण देखा जाए तो वहाँ पर शैवाल बताए जा रहे हैं। तो इसका आंसर है यूएसए। जी बिल्कुल, यूटा पर्वत अमेरिका के रॉकी माउंटेन की रेंज में आता है। तरबूज दुनिया भर के क्षेत्रों में पाई जाने वाली एक प्राकृतिक घटना है, जहां बर्फ का जीवंत रंग हरे शैवाल के खिलने के कारण होता है, जो ठंडी बर्फीली परिस्थितियों में पनपता है। और यह घटना बर्फ के रंग बदलने का आभास दे सकती है, लेकिन वास्तव में शैवाल की उपस्थिति के कारण होता है। यह हाल ही में अमेरिका के यूटा पर्वत में रिपोर्ट किया गया है। नेक्स्ट, हाल ही में भारत के सॉलिसिटर जनरल को पुनः नियुक्त किया गया है। भारत के सॉलिसिटर जनरल के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। पहला, देश के सर्वोच्च कानून अधिकारी हैं। दूसरा, इन्हें कानून मंत्री की अध्यक्षता में कैबिनेट की नियुक्ति समिति द्वारा 3 साल के कार्यकाल के लिए नियुक्त किया जाता है। तीसरा है, वह संसदीय कार्यवाही में भाग ले सकता है और मतदान कर सकता है।
ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा सही है? ऑप्शन ए केवल एक, ऑप्शन बी केवल दो, ऑप्शन सी तीनों, ऑप्शन डी कोई सा भी नहीं। तो बात यह है कि इनमें से कोई सा भी नहीं। चलिए डिटेल पढ़ते हैं। भारत का सॉलिसिटर जनरल देश का दूसरा सबसे बड़ा कानून अधिकारी होता है, ना कि सर्वोच्च। सर्वोच्च कानून अधिकारी भारत का अटॉर्नी जनरल होता है। हालांकि इस वजह से पहला कथन गलत है। सॉलिसिटर जनरल को 3 साल के कार्यकाल के लिए कैबिनेट की नियुक्ति समिति द्वारा नियुक्त किया जाता है, जिसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री करते हैं, ना कि कानून मंत्री। इसलिए कथन 2 भी गलत है। सॉलिसिटर जनरल को संसदीय कार्यवाही में भाग लेने और मतदान करने का अधिकार नहीं है। कानून अधिकारियों में केवल भारत के अटॉर्नी जनरल को संसदीय कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार है, लेकिन मतदान के अधिकार के बिना। इसलिए कथन 3 भी गलत है। अब अगर आप मुझे बताना चाहें तो आप बता सकते हैं कि फिलहाल भारत के सॉलिसिटर जनरल कौन है, और सॉलिसिटर जनरल का पद भारत के किस आर्टिकल के अंतर्गत आता है? भारत के सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता है, और सॉलिसिटर जनरल का पद भारत के संविधान के आर्टिकल 143 के अंतर्गत आता है। वही अटॉर्नी जनरल की बात करें तो वो है इंडिया में आर वेंकटा रामानी। अटॉर्नी जनरल का पद भारत के संविधान के अनुच्छेद 76 के अंतर्गत आता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में वैज्ञानिक अनुसंधान को रणनीति दिशा प्रदान करने के उद्देश्य से नेशनल रिसर्च फाउंडेशन विधेयक 2023 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मंजूरी दे दी है। नेशनल रिसर्च फाउंडेशन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? पहला है एनआरएफ की अध्यक्षता भारत के प्रधानमंत्री करेंगे। विज्ञान और इंजीनियरिंग अनुसंधान बोर्ड को एनआरएफ में शामिल किया जाएगा। एनआरएफ शिक्षा मंत्रालय के अंतर्गत आता है। एनआरएफ का लक्ष्य अनुसंधान और विकास में निजी क्षेत्र की भागीदारी बढ़ाना है। अब अगर आप देखना चाहेंगे, इसका सीधा संबंध वैज्ञानिक अनुसंधान से लिया जा रहा है, तो शिक्षा मंत्रालय के अंतर्गत तो आ नहीं सकता। जी बिल्कुल, आंसर सी, एनआरएफ शिक्षा मंत्रालय के अंतर्गत आता है। जी नहीं, एनआरएफ शिक्षा मंत्रालय के अंतर्गत नहीं आता। डिटेल पढ़ते हैं। राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन विधेयक की मुख्य विशेषता, स्थापना। यह विधेयक भारत में राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन की स्थापना करेगा। एसआरबी का निरसन। विधेयक के परिणाम स्वरूप विज्ञान और इंजीनियरिंग अनुसंधान बोर्ड को एनआरएफ में शामिल कर दिया जाएगा। एसईआरबी की पिछली स्थिति, एसईआरबी एक वैधानिक निकाय है जिसे एसईआरबी अधिनियम 2008 द्वारा विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के तहत 2009 में स्थापित किया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट भी है, एसआरबी के उद्देश्य बताए गए हैं। इसके उद्देश्य विज्ञान और इंजीनियरिंग से जुड़ी बुनियादी अनुसंधान को बढ़ावा देना और वैज्ञानिक शैक्षणिक संस्थाओं, अनुसंधान विकास प्रयोगशाला और विज्ञान और प्रौद्योगिकी यानी कि स्टार्टअप को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए बनाया गया था। इसका शासन एक गवर्निंग बोर्ड होगा। अध्यक्ष प्रधानमंत्री जी होंगे। उपाध्यक्ष केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री और केंद्रीय शिक्षा मंत्री होंगे, जो कि इसके पदेन सदस्य होंगे। बोर्ड के सदस्यों की बात करें तो विभिन्न विभागों के प्रख्यात शोधकर्ता और पेशेवर होंगे। कार्यकारी परिषद की बात करें तो भारत सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार की अध्यक्षता में होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही के वर्षों में चिकित्सीय प्रयोजनों के लिए साइकोसाइबिन का उपयोग करने में रुचि बढ़ रही है, विशेष रूप से अवसाद और चिंता जैसी मानसिक स्वास्थ्य स्थितियों के उपचार में है। ये किसमें पाया जाता है? बताना चाहूँगी, अभी के टाइम पे एक मैजिक मशरूम के नाम से काफ़ी प्रसिद्ध हो रहा है। जी हाँ, हाल ही के वर्षों में चिकित्सीय उद्देश्यों के लिए साइक्लोसाइबिन का उपयोग करने में रुचि बढ़ रही है, विशेष रूप से अवसाद और चिंता जैसी मानसिक स्वास्थ्य स्थितियों के उपचार में। साइकोसाइबिन एक प्राकृतिक रूप से पाया जाने वाला साइकेडिक यौगिक है जो मशरूम की कुछ प्रजातियों में पाया जाता है, जिसे आमतौर पर के रूप में जाना जाता है। इसे जादुई मशरूम भी कहा जाता है। यह हेलुसिनोजेन व साइकेडिलिक्स नामक दवाओं के एक वर्ग से संबंधित है। नेक्स्ट, संथाल विद्रोह के संबंध में आप क्या जानते हैं? आपने अगर संथाल विद्रोह का नाम सुना हो तो ये किसी टाइम पे बिहार में, जो कि अब झारखंड के क्षेत्र में आता है, वहाँ पर हुआ एक आदिवासी विद्रोह था। चलिए इसके ऑप्शन देखते हैं।
इस दिवस को हर साल 30 जून को मनाया जाता है। विद्रोह के दौरान सिंधो कान्हू और चांद भैरव संथाल जनजाति के नेता थे। इसके ऑप्शन है केवल एक, केवल दो, एक और दो, एक और दो, दोनों ही नहीं। जी, इस दिवस को संथाल विद्रोह दिवस, इसका उस वक्त का टाइम था 26 जून 1989। हूल दिवस, जिसे संथाल हो, माफ कीजिएगा, संथाल विद्रोह के संबंध में कथनों पर विचार कीजिए। इसका जवाब है एक और दो, दोनों सही। जी हाँ, हूल दिवस हर साल 30 जून को मनाया जाता है। विद्रोह के दौरान सिंधो काहू और चांद भैरव संथाल जनजाति के नेता थे। आप चाहे तो इनकी पिक्चर देख सकते हैं। अगर संथाल विद्रोह देखा जाए तो ये राजमहल की पहाड़ियों में बसा संथाल जनजातियों का एक विद्रोह था, जिसमें अंग्रेजी सेना और जमींदार भागीदार थे। हूल दिवस, जिसे संथाल हूल और संथाल विद्रोह के दिवस के रूप में जाना जाता है, भारत में एक महत्वपूर्ण उत्सव है जो 1855 से 1856 के हूल विद्रोह या संथाल विद्रोह की याद दिलाता है। यह हर साल 30 जून को मनाया जाता है। यह दिन विशेष रूप से सिंधो कान्हू, चांद भैरव, फूलो झानो जैसे आदिवासी नेताओं द्वारा दिखाए गए बलिदान और प्रतिरोध का सम्मान करता है। अगला पढ़ते हैं। परिशुद्ध किण्वन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला ऑप्शन है, इसमें यीस्ट जैसे सूक्ष्म जीवों को उनकी कोशिकाओं में आनुवांशिक निर्देश एवं डीएनए अनुक्रम डालकर विशिष्ट प्रोटीन का उत्पादन करने के लिए प्रोग्रामिंग करना शामिल है। दूसरा है, इसमें खाद्य उत्पादन के पारंपरिक तरीके से जुड़े पर्यावरणीय प्रभाव को कम करने की अपार क्षमता है। उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है? ए केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनों, डी एक और दो दोनों नहीं। तो इसका आंसर है सी, एक और दो दोनों सही। इसकी डिटेल देख लेते हैं। सटीक किण्वन एक अत्याधुनिक तकनीक है जो पारंपरिक किण्वन विधियों को सटीक जीव विज्ञान तकनीकों के साथ जोड़ती है। इसमें यीस्ट जैसे सूक्ष्म जीवों की प्रोग्रामिंग करके उनकी कोशिकाओं में आनुवंशिक निर्देश या डीएनए अनुक्रमण डाल के विशिष्ट प्रोटीन का उत्पादन करना शामिल है। सटीक किण्वन वनों की कटाई, मिट्टी के क्षरण, पशुधन के से मीथेन उत्सर्जन को कम करके खाद्य उत्पादन के पर्यावरणीय प्रभाव को कम करता है। अतः एक और दो दोनों सही है। अगला क्वेश्चन है, नशीली दवाओं के दुरुपयोग और अवैध तस्करी के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? अगर आपने पढ़ा हो तो ये भी काफी चर्चा में था। इसका आंसर है 26 जून। पहले डिटेल पढ़ लेते हैं। 1987 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 26 जून को नशीली दवाओं के दुरुपयोग और अवैध तस्करी के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया। इस वर्ष की थीम थी लोग कहें कलंक और भेदभाव रोकें, रोकथाम को मजबूत करें। हर साल ड्रग और अपराध पर संयुक्त राष्ट्र कार्यालय विश्व ड्रग रिपोर्ट जारी करता है। आप चाहें तो ये याद रखिएगा कि भाई ये रिपोर्ट कौन जारी करता है? संयुक्त राष्ट्र संग्रहालय, विश्व ड्रग रिपोर्ट। अगला क्वेश्चन है, कौन सी संस्था सितंबर से देश भर में 10 मिलियन ब्रशलेस डायरेक्ट करंट मोटर पंखे तैनात करने के लिए तैयार है? इसका जवाब है EESL। डिटेल पढ़ते हैं। एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड ने सितंबर से देश भर में 10 मिलियन ब्रशलेस डायरेक्ट करंट मोटर पंखे तैनात करके ऊर्जा कुशल पंखों के बाजार को बढ़ावा देने की योजना बनाई है। EESL विद्युत मंत्रालय के सार्वजनिक उपक्रमों का एक संयुक्त उद्यम है। यह योजना ऊर्जा खपत को कम करने के प्रयासों का एक हिस्सा है। इसे देश के राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान लक्ष्यों का समर्थन करने के लिए डिजाइन किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कौन सी कंपनी भारत में डांस्के बैंक के IT बैंक को खरीदने के लिए तैयार है? अगर आपने ये सुना हो तो इसका जवाब है एम्फोसिस। डिटेल देखते हैं। इंफोसिस ने डांस्के बैंक के साथ दीर्घकालिक सहयोग की घोषणा की है। 5 साल की अवधि के लिए
454 मिलियन अमेरिकी डॉलर के अनुपातिक समझौते को एक अतिरिक्त वर्ष के लिए 3 बार एक नवीनीकृत करने की संभावना है। इस समझौते के हिस्से के रूप में इंफोसिस भारत में डांस्कोबेक के आईटी केंद्र को भी खरीदेगा, जिसमें 1400 से अधिक लोग कार्यरत हैं। डांस्कोबेक, जिसका मुख्यालय डेनमार्क में, व्यक्ति और व्यवसायों के साथ साथ बड़े निगमों और संस्थाओं को बैंकिंग सेवाएं प्रदान करता है। अब अगर इसमें चाहें तो एक ये थोड़ा इंपॉर्टेंस है डांस्कोबेक के बारे में, क्या है कि भाई इसका मुख्यालय एक तो डेनमार्क में है, दूसरा इसका जो काम अगर आप देखा जाए तो व्यक्ति व्यवसायों के साथ बड़े बड़े निगमों और संस्थाओं की बैंकिंग सेवाएं प्रदान करना, मतलब इसका नाम इंटरनेशनल हो गया। चलिए अगला देखते हैं। किस देश ने पूर्वव्यापी प्रभाव से सांसदों की अयोग्यता को 5 साल तक सीमित करने के लिए अपने चुनाव अधिनियम में संशोधन किया? अपने चुनाव अधिनियम में हिंट अगर देना चाहो तो इरफान खान याद ही होगा जी, बिल्कुल, पाकिस्तान। डिटेल देखते हैं। पाकिस्तान नेशनल असेंबली ने चुनाव अधिनियम 2017 में संशोधन की मांग करते हुए एक विधेयक पारित किया गया, जिसका उद्देश्य पूर्वव्यापी व्यापार से सांसदों की अयोग्यताओं को 5 साल तक सीमित करना। चुनाव विधेयक 2023 नामक अधिनियम का उद्देश्य पाकिस्तान के चुनाव आयोग को राष्ट्रपति से परामर्श किए बिना एक तरफा चुनाव तारीखों की घोषणा करने का अधिकार देना है। फिलहाल वर्तमान में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ है। अगला क्वेश्चन, कौन सी संस्था ट्रांस एशियन रेलवे नेटवर्क का नेतृत्व करती है? वर्ल्ड बैंक, यूएन, डब्ल्यूईएफ या आईएमएफ? जी बिल्कुल, यूएन। डिटेल देखते हैं। एशियाई विकास बैंक व्यापार, निवेश और पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए चट्टोग्राम और कॉक्स बाजार के बीच 102 किलोमीटर लंबी दोहरी गेज रेलवे के निर्माण के लिए बांग्लादेश को 4000 मिलियन अमेरिकी डॉलर का ऋण प्रदान करने के लिए तैयार है। चट्टोग्राम कॉक्स बाजार रेलवे ट्रांस एशिया रेलवे नेटवर्क का हिस्सा है, जो संयुक्त राष्ट्र के नेतृत्व में एक पहल है, जिसका लक्ष्य लोगों और बाजारों को बेहतर ढंग से जोड़ने के लिए एशिया और यूरोप के बीच निर्बाध रेल संपर्क प्रदान करना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जस्ट एनर्जी ट्रांजिशन पार्टनरशिप के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन 1, इसका उद्देश्य ऊर्जा क्षेत्र में उत्सर्जन को कम करना और कोयला चरण आउट प्रक्रिया में तेजी लाना है। दूसरा, दक्षिण अफ्रीका, इंडोनेशिया, भारत के बाद सिंगापुर जेईटीपी समझौते पर हस्ताक्षर करने वाला देश बन गया है। चौथा, जेईटीपी को यूके, यूएसए, फ्रांस, जर्मनी, ईयू के समर्थन से COP26 में लॉन्च किया गया। उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन ए केवल 1, ऑप्शन बी केवल 2, ऑप्शन सी तीनों, ऑप्शन डी कोई भी नहीं। ऑप्शन बी केवल 2। दक्षिण अफ्रीका, इंडोनेशिया, भारत के बाद सिंगापुर जेईटीपी समझौते पर हस्ताक्षर करने वाला चौथा देश बन गया है। बात करें अगर इसकी, तो जस्ट एनर्जी ट्रांजिशन का तात्पर्य जलवायु परिवर्तन के प्रभाव को कम करने और अस्थिरता को बढ़ावा देने के लिए गैर नवीकरणीय जीवाश्म ईंधन आधारित ऊर्जा स्रोतों पर निर्भरता से नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों पर निर्भरता को संदर्भित करता है। एक न्याय संगत ऊर्जा प्रणाली में परिवर्तन ये सुनिश्चित करना चाहता है। बाकी डिटेल है, अगर आप देखना चाहें इसके समकर्ता तो दक्षिण अफ्रीका, इंडोनेशिया, वियतनाम के बाद सेनेटी जेपी समझौते पर हस्ताक्षर करने वाला चौथा देश बन गया। भारत ऊर्जा परिवर्तन चर्चाओं में समान शर्तों का तर्क देता है, जिससे कहा है कि कोयले को प्रदूषणकारी ईंधन के रूप में नहीं चुना जाना चाहिए। मैं इस क्वेश्चन में सुधार करना चाहूँगी। इसमें जो लिखा हुआ है कौन सा कथन सही है, वो सही नहीं होगा, गलत होगा। अगर आप देखना चाहें तो यहाँ पर बात हो रही है इस समझौते का चौथा देश कौन था, जो यहाँ पर सिंगापुर दिया हुआ है। आंसर हम देखेंगे, जो चौथा देश होगा वो सेनेगल जेडजीपी समझौते पर हस्ताक्षर करने वाला चौथा देश होगा। ओके, और बाकी के दोनों का कथन सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एस्पार्टेम बाजार में बिकने वाला एक कृत्रिम स्वीटनर है। हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने घोषणा की कि
एस्पार्टेम मनुष्य के लिए संभावित रूप से कैंसरकारी है। एस्पार्टेम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एस्पार्टेम टेबल शुगर जितना मीठा होता है, लेकिन टेबल शुगर के विपरीत यह आवश्यक एंजाइमों की कमी के कारण मानव शरीर में ऑक्सीकृत नहीं होता। एस्पार्टेम टेबल चीनी से कई गुना अधिक मीठा होता है, इसलिए एस्पार्टेम की थोड़ी मात्रा में बने खाद्य पदार्थ ऑक्सीकरण पर कम कैलोरी उत्पन्न करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन 1 ए, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 1 और 2 दोनों, ऑप्शन डी ना तो 1 ना तो 2। इसका ऑप्शन आंसर है ऑप्शन बी। डिटेल देखते हैं। हाल में विश्व स्वास्थ्य संगठन की कैंसर अनुसंधान शाखा इंटरनेशनल एम्फेसिस फॉर रिसर्च ऑन कैंसर कथित तौर पर कृत्रिम स्वीटनर एस्पार्टेम को संभवतः मनुष्य के लिए कैंसरकारी के रूप में सूचीबद्ध करने के लिए तैयार है। एस्पार्टेम का व्यापक रूप से विभिन्न खाद्य और पेय पदार्थों में चीनी के विकल्प के रूप में उपयोग किया जाता है, जिससे आहार, शीतल पेय, च्युइंगम और नाश्ता अनाज शामिल है। एस्पार्टेम टेबल चीनी से कई गुना अधिक मीठा होता है, इसलिए एस्पार्टेम की थोड़ी मात्रा से बने खाद्य पदार्थ ऑक्सीकरण पर कम कैलोरी उत्पन्न करते हैं। ये 2 अमीनो एसिड फेनिलएलेनिन और एस्पारेटिक एसिड से बना होता है, जो थोड़ी मात्रा में मेथनॉल के साथ संयुक्त है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नैनो यूरिया के संबंध में कथनों पर विचार कीजिए। नैनो यूरिया एक रासायनिक नाइट्रोजन उर्वरक है जिसका रंग सफ़ेद होता है, जो कृत्रिम रूप से नाइट्रोजन प्रदान करता है, जो पौधों के लिए आवश्यक एक प्रमुख पोषक तत्व है। दूसरा है, यह पारंपरिक यूरिया की आवश्यकता को 100% कम कर देता है। तीसरा है, भारत विश्व स्तर पर नैनो यूरिया का व्यावसायिक उत्पादन शुरू करने वाला पहला देश है। ऑप्शन है आपके, ऑप्शन ए 1 और 2, ऑप्शन बी 2 और 3, ऑप्शन सी 1 और 3, ऑप्शन डी 1 2 3। आंसर है ऑप्शन सी, यानी कि ऑप्शन 1 और ऑप्शन 3। डिटेल पढ़ते हैं। हाल ही में रसायन और उर्वरक मंत्रालय ने 2025 तक देश भर में 9 नैनो यूरिया संयंत्र स्थापित करने की घोषणा की है। 9 नैनो यूरिया संयंत्रों की स्थापना यूरिया उत्पादन में आत्मनिर्भरता हासिल करने और आयात पर निर्भरता कम करने के लिए एक बड़े लक्ष्य का हिस्सा है। यूरिया एक रासायनिक नाइट्रोजन उर्वरक है जिसका रंग सफ़ेद होता है, जो कृत्रिम रूप से नाइट्रोजन प्रदान करता है, जो पौधों के लिए आवश्यक एक प्रमुख पोषक तत्व है। बात करते हैं इसके कथन, इसलिए कथन 2 गलत है। दूसरा है, इसे भारतीय किसान उर्वरक सहकारी लिमिटेड द्वारा विकसित और पेटेंट करवाया गया है। इफ्को नैनो यूरिया भारत सरकार द्वारा अनुमोदित और उर्वरक नियंत्रण आदेश में शामिल एकमात्र नैनो उर्वरक है। भारत वैश्विक स्तर पर नैनो यूरिया का व्यावसायिक उत्पादन शुरू करने वाला पहला देश बन गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पुनर्स्थापना के लिए विविधता जिसे अक्सर समाचारों में देखा जाता है, निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? विपर्जय चक्रवात से विस्थापित लोगों को बहाल करने के लिए सरकार की पहल। दूसरा ऑप्शन है, प्रशांत देशों में तटों के किनारे मैग्रोन की बहाली के लिए संयुक्त राष्ट्र द्वारा कार्यक्रम। तीसरा है, यह आदिवासी लोगों को कुशल रोजगार प्रदान करने के लिए सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की पहल। चौथा है, यह एक उपकरण है जो कृषि, वानिकी और पारिस्थितिकी तंत्र की व्यवस्थित बहाली में सहायता करता है। इसका आंसर है ऑप्शन डी। डिटेल देखते हैं। पुनर्स्थापना के लिए विविधता एक उपकरण है जो उपयुक्त कृषि वानिकी को सक्षम बनाता है और व्यवस्थित पारिस्थितिकी तंत्र की बहाली में सहायता करता है। पुनर्स्थापना के लिए विविधता उपकरण बायोडायवर्सिटी इंटरनेशनल द्वारा तैयार किया गया था। बाद में इसे भारतीय संदर्भ में अनुकूलित करने के लिए अशोक ट्रस्ट फॉर रिसर्च इन इकोलॉजी एंड द एनवायरनमेंट द्वारा संशोधित किया गया है। यह उपकरण सतत विकास को बढ़ावा देते हुए इच्छुक हितधारकों को कई गुना लाभ प्रदान करके बहाली कार्यक्रमों की प्रभावशीलता में सुधार करने में मदद करेगा। इस उपकरण में 100 पौधों के कार्यात्मक लक्ष्यों के बारे में जानकारी है, जिन्हें सर्वोत्तम संभव समाधान प्रदान करने वाला माना गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्रेडिट सूचनांक कंपनियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन ए के CIC कंपनी अधिनियम 1956 के तहत पंजीकृत कंपनियां हैं। 2, CIC केवल कंपनियों के सार्वजनिक डेटा, क्रेडिट, लेन देन और भुगतान इतिहास एकत्र करते हैं। 3, बैंक और गैर बैंकिंग वित्तीय संस्था दोनों ऋण या क्रेडिट कार्ड देने से पहले CIC की रिपोर्ट का उल्लेख करते हैं। ऊपर दिए गए विकल्पों में से बताइए कौन सा सही है। ऑप्शन ए है केवल 1, ऑप्शन बी है केवल 2, ऑप्शन सी है केवल 3, ऑप्शन डी है कोई भी नहीं।
ऑप्शन सी है तीनों, सॉरी आंसर है ऑप्शन बी केवल 2। आगे बढ़ते हैं कि क्रेडिट सूचना कंपनी का अर्ध कंपनी अधिनियम 1956 के तहत गठित और पंजीकृत कंपनी है सीआईसी को। अन्यथा क्रेडिट सूचना ब्यूरो द्वारा कहा जाता है जिसमें वित्तीय प्रणाली में सभी लेनदारों उधारकर्ताओं के बारे में विवरण होता है। सीआईसी उधारकर्ताओं की क्रेडिट जानकारी बनाए रखता है जिसे बैंकों और अन्य ऋण देने वाली संस्थाओं द्वारा एक्सेस किया जाता है। नेक्स्ट, कौन सा राज्य केंद्र शासित प्रदेश इकमारा परियोजना से जुड़ा हुआ है? आंसर नीचे ही है, ओडिशा। ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने 280 करोड़ रुपए की इकमारा परियोजना की शुरुआत की है जिसका उद्देश्य प्राचीन मंदिरों के विकास में उनकी सरकार की प्रतिबद्धता के लिए हिस्से के रूप में भुवनेश्वर में 11वीं शताब्दी के लिंगराज मंदिर के परिवेश को बढ़ाना है। आप देखेंगे शिलान्यास से जुड़ी। अगला सवाल, कौन सी संस्था इन्फ्लुएंसर पर एक परामर्श पत्र जारी करने के लिए तैयार है? ऑप्शन सी है सेबी। आगे बढ़ते हैं। इन्फ्लुएंसर वे व्यक्ति होते हैं जो धन, वित्त और स्टॉक निवेश के संबंध में मार्गदर्शन प्रदान करते हैं और उपाख्यानों को साझा करने के लिए अपने सार्वजनिक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का उपयोग करते हैं। आप चाहे तो ये टर्म याद रख सकते हैं। इन्फ्लुएंसर। आगे बढ़ते हैं। बिजली टैरिफ के प्रकार का नाम क्या है जिसमें दिन के दौरान कम टैरिफ और पीक आवर्स के दौरान उच्च दरें शामिल है? इसका आंसर है ऑप्शन ए डिफरेंशियल टाइम बेस्ड टैरिफ। डिटेल देखते हैं। सरकार ने अलग अलग समय आधारित बिजली दरों को लागू करने के अपने इरादे का संकेत दिया है जिसमें दिन में 8 घंटे की अवधि के दौरान कम कीमत और चरम बिजली खपत घंटों के दौरान उच्च दरें शामिल है। अगला क्वेश्चन, गुस्ताख क्लिट जो द किस पेंटिंग के लिए प्रसिद्ध है किस देश से है? आपको अगर अभी पता हो तो ये अभी काफ़ी महंगी बिकी थी, या इसे कहा जा रहा है कि अब तक की बिकी सबसे महंगी पेंटिंग्स में है ऑस्ट्रिया। बिल्कुल, डिटेल देखते हैं। सोथबी द्वारा आयोजित लंदन नीलामी में ऑस्ट्रियाई कलाकार गुस्ताख क्लिंट द्वारा बनाया गया अंतिम चित्र 108.4 मिलियन अमेरिकी डॉलर यानी कि 885 करोड़ डॉलर में बेचा गया है जिससे यह यूरोपीय नीलामी में बेची गई अब तक की सबसे अधिक कीमत वाली कलाकृति बन गई है। आप देख सकते हैं। ओके, नेक्स्ट, कौन सा भारतीय सशस्त्र बल तरंग शक्ति बहुराष्ट्रीय हवाई अभ्यास का मेजबानी करेगा? ऑप्शन सामने दिए हुए हैं, इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी, इंडियन एयरफोर्स, इंडियन कोस्ट गार्ड। आंसर इज इंडियन एयरफोर्स। चलिए डिटेल देखते हैं। भारतीय वायुसेना तरंग शक्ति नामक एक बड़े पैमाने पर बहुराष्ट्रीय अभ्यास की तैयारी कर रही है जिसमें 12 देशों की वायु सेवाएं शामिल होंगी जिनमें 6 देश अपने विमानों के साथ शामिल होंगे, शेष 6 पर्यवेक्षक के रूप में शामिल होंगे। अगर आपसे इसका स्थान पूछा जाए तो इसका मोस्टली स्थान राजस्थान है। एंड शामिल होने वाले देशों के नाम की बात करें तो यूएसए, यूके, फ्रेंच, ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट देखते हैं। काकरापार परमाणु ऊर्जा परियोजना का निर्माण किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में किया गया है? ऑप्शन है गुजरात। चलिए डिटेल देखते हैं। गुजरात में काकरापार परमाणु ऊर्जा परियोजना में स्थित भारत के पहले घरेलू स्तर पर विकसित 700 मेगावाट के परमाणु ऊर्जा रिएक्टर ने वाणिज्यिक परिचालन शुरू कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रक्षा मंत्रालय ने INS शंकुश के मीडियम रिफिट विद द लाइफ सेटिस्फेक्शन के लिए किस कंपनी के साथ अनुबंध किया है? ऑप्शन सामने। जी हाँ, ऑप्शन है। डिटेल देखते हैं। रक्षा मंत्रालय ने हाल ही में INS शंकु नामक सब सरफेस किलर
श्रेणी की पनडुब्बी के लाइफ सेटिस्फेक्शन के साथ मीडियम रिफिट के लिए मुंबई में मझगांव डाक शिपयार्ड लिमिटेड के साथ एक अनुबंध किया है। नेक्स्ट, पृथ्वी अवलोकन के लिए राष्ट्रीय अंतरिक्ष मिशन किस देश से संबंधित है? ऑप्शन आपके सामने है। ऑस्ट्रेलिया। पृथ्वी अवलोकन के लिए राष्ट्रीय अंतरिक्ष मिशन किस देश से संबंधित है? आंसर ऑस्ट्रेलिया। डिटेल देखते हैं। बजट की कमी के कारण ऑस्ट्रेलिया को पृथ्वी अवलोकन के लिए राष्ट्रीय अंतरिक्ष मिशन को छोड़ने के लिए मंजूर होना पड़ा। कार्यक्रम का मुख्य लक्ष्य महत्वपूर्ण पृथ्वी अवलोकन डेटा एकत्र करने के उद्देश्य से 2028 और 2033 के बीच लॉन्च करने के लिए निर्धारित 4 उपग्रहों में से एक सेट का विकास, निर्माण और संचालन करना था, जिसे फिलहाल के लिए ऑस्ट्रेलिया ने रद्द कर दिया है। सुबरसिरी लोअर हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट किस राज्य में बनाया गया है? सुबरसिरी लोअर। आंसर इज ऑप्शन है अरुणाचल प्रदेश एंड असम। NHPC लिमिटेड ने सुबरसिरी लोअर जलविद्युत परियोजना के लिए बांध का निर्माण सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है। 2000 मेगावाट की क्षमता वाली सुबरसिरी लोअर जलविद्युत परियोजना अरुणाचल प्रदेश और असम दोनों में स्थित है। नेक्स्ट, किस संगठन ने ओजोन यूवी बुलेटिन जारी किया है? ऑप्शन इज ऑप्शन सी WMO। डिटेल देखेंगे। 7 साल के अंतराल के बाद विश्व मौसम विज्ञान संगठन ने ओजोन यूवी बुलेटिन को फिर से शुरू किया है, जो ओजोन परत की लगातार बहाली को दर्शाता है। वार्षिक बुलेटिन वैश्विक समतापमंडलीय ओजोन स्तर और पराबैंगनी विकिरण के संबंध में नवीनतम विवरण प्रदान करेगा। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय क्षेत्राधिकार संधि से परे जैव विविधता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला है, इसका उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय जल में मछली पकड़ने, खनन, तेल निष्कर्षण को विनियमित करना। दूसरा है, यह ऊंचे समुद्रों को कवर करता है जो पृथ्वी की सतह का लगभग आधा हिस्सा बनाते हैं। तीसरा है, यह समुद्री संरक्षित क्षेत्र स्थापित करता है और समुद्री संरक्षण के लिए बढ़ी हुई धनराशि प्रदान करता है। आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए केवल 1, ऑप्शन 2 केवल 2, ऑप्शन 3 तीनों, ऑप्शन 4 कोई नहीं। आंसर है ऑप्शन सी, यानी कि तीनों। डिटेल देखते हैं। BBNJ संधि या उच्च समुद्र की संधि समुद्री जैव विविधता को नुकसान को कम करने हुए मछली पकड़ने, खनन और तेल निष्कर्षण को स्थायी रूप से प्रबंधित करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय जल में गतिविधियों को नियंत्रित करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, महिलाओं के बीच विज्ञान को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार की पहल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, वॉइस किरण एक सरकारी कार्यक्रम है जो लिंग सक्षम कार्यक्रमों के माध्यम से विज्ञान और प्रौद्योगिकी में महिलाओं की भागीदारी को प्रोत्साहित करता है। दूसरा है, स्टेम में स्टेम में महिलाओं के लिए इंडो US फेलोशिप का उद्देश्य संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में महिला वैज्ञानिकों के लिए सहयोगात्मक अनुसंधान के अवसरों को बढ़ावा देना। तीसरा ऑप्शन है, GATI एक पहल है जो विज्ञान और प्रौद्योगिकी में अधिक लिंग संवेदनशील दृष्टिकोण अपनाने के लिए संस्थाओं को बदलने पर केंद्रित है। चौथा है, बायोकेयर एक कार्यक्रम है जो जैव प्रौद्योगिकी अनुसंधान में महिला वैज्ञानिकों की भागीदारी को बढ़ाता है। इनमें से ऑप्शन बताइए। ऑप्शन ए केवल 1, ऑप्शन बी केवल 2, ऑप्शन सी केवल 3, ऑप्शन डी सभी चारों। तो ऑप्शन डी सभी चारों। वॉइस किरण भारत में एक सरकारी कार्यक्रम है जो छात्रवृत्ति, फेलोशिप और प्रशिक्षण के माध्यम से विज्ञान और प्रौद्योगिकी में महिलाओं की भागीदारी को प्रोत्साहित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं। व्यापार और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, यह 1964 में स्थापित एक अस्थायी अंतर सरकारी संगठन है। दूसरा, यह मुख्य रूप से अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से संबंधित विकास के मुद्दों को संबोधित करने पर केंद्रित है। आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए केवल 1, ऑप्शन बी केवल 2, ऑप्शन सी 1 और 2 दोनों, ऑप्शन डी ना तो 1 ना ही 2। आंसर इज ऑप्शन बी केवल 2। डिटेल देखते हैं। अंकडाड एक स्थायी अंतर सरकारी संगठन है जिसे 1964 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा स्थापित किया गया था, इसलिए कथन एक गलत है।
UNCTAD के पास केवल अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से संबंधित विकास के मुद्दों को संबोधित करने की तुलना में व्यापक अधिवेशन, जबकि UNCTAD के वास्तव में व्यापार और विकास पर ध्यान केंद्रित करता है। इसके मिशन में क्षेत्रों और चिंताओं की एक विस्तृत श्रृंखला शामिल है। अतः कथन 2 सही है। अगला क्वेश्चन है माइग्रेन। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन है माइग्रेन एक प्रकार का सिर दर्द है जो मध्यम से गंभीर धड़कते दर्द के आवर्ती हमले के कारण होता है, जो आमतौर पर सिर के एक तरफ होता है। ऑप्शन सेकंड है कथन सेकंड, माइग्रेन मस्तिष्क में रक्त वाहिकाओं के फैलाव और सूजन के कारण होता है। उपरोक्त कथनों में से कौन सा कथनों पर विचार करना है। पहला है कथन 1 और 2 दोनों सही है। कथन 2 कथन 1 की सही व्याख्या करता है। बी है कथन 1 और 2 दोनों सही है, पर कथन 2 कथन 1 की सही स्पष्टीकरण नहीं करता। तीसरा ऑप्शन है कथन ए सही है लेकिन कथन 2 गलत है। चौथा ऑप्शन है कथन 1 गलत है, कथन 2 सही है। आंसर है दोनों कथन सही है, पर से कथन 2 कथन 1 की सही व्याख्या नहीं करता है। डिटेल देखेंगे। माइग्रेन एक बार बार होने वाला सिर दर्द है जिसमें अक्सर सिर के एक तरफ तेज दर्द होता है। यह मतली प्रकाश ध्वनि के प्रति संवेदनशील और दृश्य गड़बड़ी के साथ आ सकता है, इसलिए कथन 1 सही है। माइग्रेन आनुवांशिक, पर्यावरणीय कारकों और मस्तिष्क में विभिन्न शारीरिक परिवर्तनों के मिश्रण से उत्पन्न होता है। फैली हुई रक्त वाहिकाएं और सूजन एक भूमिका निभाते हैं, लेकिन मस्तिष्क रसायन और तंत्रिका मार्ग जैसे अन्य कारक भी इसमें शामिल होते हैं। ओके, तो ये आज का हमारा ये आखिरी क्वेश्चन है। स्वाहिली के महत्व और सांस्कृतिक महत्व को स्वीकार करने के लिए 7 जुलाई को विश्व स्वाहिली भाषा दिवस मनाया जाता है। इस भाषा के संबंध में कथनों पर विचार कीजिए। स्वाहिली अफ्रीकी संघ की आधिकारिक भाषा है। ऑप्शन 2 है आकाशवाणी का बाह्य सेवा प्रभाव मई 1943 में दैनिक स्वाहिली भाषा सेवा प्रसारित कर रहा है। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा सही है। ऑप्शन ए केवल 1, ऑप्शन बी केवल 2, ऑप्शन सी 1 और 2 दोनों, ऑप्शन डी ना तो 1 ना ही 2। तो आंसर है ऑप्शन सी, यानी कि 1 और 2 दोनों। डिटेल पढ़ेंगे। स्वाहिली, जिसे कि स्वाहिली भी कहा जाता है, अफ्रीकी संघ की आधिकारिक भाषाओं में से एक है। इसे पूर्वी अफ्रीका के कई हिस्सों में एक सामान्य भाषा के रूप में मान्यता प्राप्त है और केन्या, तंजानिया, युगांडा, रवांडा, कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य जैसे देशों में दूसरी भाषा के रूप में व्यापक रूप से बोली जाती है। आकाशवाणी भारत का राष्ट्रीय सार्वजनिक रेडियो प्रसारक मई 1943 से दैनिक स्वाहिली भाषा सेवा प्रसारित कर रहा है। यह सेवा स्वाहिली भाषी दर्शकों को पूरा करने और भारत और स्वाहिली भाषी देशों के बीच सांस्कृतिक आदान प्रदान करने को बढ़ावा देने के लिए स्थापित की गई है। तो स्टूडेंट्स, ये थी हमारी आज की वीडियो, जो कि स्टडी रिजल्ट की करंट अफेयर से रिलेटेड पहली वीडियो है। शुरुआत है तो हो सकता है कुछ छोटी मोटी गलती हो। ऐसे में अगर आपको कुछ गलत लगे तो आप पोस्ट के नीचे पिन करके उस चीज़ को डाल सकते हैं, हम उसमें सुधार कर देंगे। बाकी उत्साह बढ़ाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और पसंद आए तो शेयर कीजिए। थैंक यू।